21 अक्टूबर 2017 टोक्यो से 23 साल की एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की अचानक से गायब हो गई। इस कहानी की शुरुआत 1 महीना पहले सितंबर में हुई, जब इस लड़की की मां की डेथ हो गई। अपनी मां के गुजर जाने के बाद अब ये लड़की काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी और अब इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इस लड़की ने सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया और यही फैसला इसके लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। ये दिन में कई मर्तबा सोशल मीडिया और ट्विटर को विजिट करती थी और इसी सब के बीच में वन डे शी डिसअपीयर्ड। इस लड़के को बहुत ढूंढा गया लेकिन इसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसी मिस्ट्री सामने कि जिसने एक ऐसे चेहरे को बाहर निकाला कि जो इन जैसी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाया करता था। जी, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया या ट्विटर जैसी कोई वेबसाइट आपकी जान भी ले सकती है? यप, ऐसा ही कुछ हुआ था आज के इस केस में। तो चलें शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर 1990 जापान में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम ताकाहिरो रखा गया। ताकाहिरो के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। ये ताकाहिरो को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आने देते। ताकाहिरो अपनी एक छोटी बहन के साथ रहा करता था और ये दोनों मिलकर स्कूल जाया करते। ताकाहिरो स्कूल में एक बहुत ही अच्छा और लाइक स्टूडेंट, लेकिन ताकाहिरो एक बहुत ही शांत लड़का था। उसको ज़्यादा गैदरिंग में जाना पसंद नहीं था। वो लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करता था और बिल्कुल ही खामोश खामोश रहता था। ये एक ऐसा लड़का था कि जिसको दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम होती थी। उसको बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस वजह से वो ज़्यादा अपना मुंह बंद ही रखता था। लेकिन एक अजीब चीज़ ये थी, जिस तरह दूसरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, लेकिन इसकी फेवरेट गेम एक दूसरे का गला दबाना होती थी। इनफैक्ट इसको छोटे बच्चों का गला दबाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ये मजाक मजाक में अपने फ्रेंड्स के साथ भी यही खेला करता था कि ये उनका गला दबाएगा और इन रिटर्न वो इसका गला भी दबाएगा। अब इसके स्कूल ख़त्म होने में तकरीबन 1 या 2 साल रह गए जब इसे मालूम पड़ा कि इसके पेरेंट्स की डिवोर्स होने वाली है। इसने अपने माँ बाप से बात की, उन्हें बिठाया, उन्हें कहा कि वो उसको छोड़कर ना जाए या वो एक दूसरे से अलग ना हो, लेकिन उन्होंने इसकी एक भी नहीं मानी और उन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले ली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अब इसके मार्क्स और स्कूल की एवरेज काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई और ये काफ़ी क्लासेस में अब फेल भी होने लग गया। अब काफ़ी अर्से तक ऐसा चलता रहा। कभी ये लड़का अपनी माँ के पास रहता तो कभी अपने बाप के पास रहा करता था। इस सारे सिनेरियो में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा। ये अब पहले से भी ज़्यादा खामोश हो चुका था, ये किसी से भी बात नहीं करता और अब तो ये खेलने भी नहीं जाता था। अब कुछ अरसे बाद ही इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर दी, लेकिन इसके ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा कम आए, जिसकी वजह से जब ये जॉब के लिए बाहर निकला तो किसी ने भी इसको जॉब नहीं दी। लेकिन बहुत ही मुश्किल से इसको एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिली। इस लड़के के बाबा चाहते थे कि उसका बेटा कुछ बहुत बड़ा करे और ये लड़का खुद भी यही चाहता था, लेकिन एक छोटी जॉब से कुछ बड़ा करना मुमकिन नहीं था और ये बात ये लड़का बाखूबी जानता था। अब इसके सर को कुछ बड़ा करने का बहुत सवाल तो इसके दिमाग से अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो और अब इसने सेक्स ट्रैफिकिंग शुरू कर दी और ये लड़का रेड लाइट एरिया में एंटर हो गया। अब ये लड़का बड़े बड़े ग्रुप्स को या माफिया को लड़कियां सप्लाई करता था। नो मैटर वो लड़कियां ये काम करना चाहती हो या नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस इस काम के बदले में काफी ज्यादा पैसे मिला करते थे और इन पैसों से इसको अपना कुछ बड़ा करने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि एक लड़का जो बोलता भी नहीं, उसको बात करना पसंद भी नहीं था, वो लड़कियों को कैसे ला सकता था। तो आपको बताते चलूं कि उसको ये पता था कि लड़कियों से कनेक्ट कैसे करना है, वो कौन सा वीक पॉइंट होगा जिसको टारगेट करना चाहिए और ये लड़का इस पॉइंट से बेवाकिफ। इसके लिए क्या ये था कि जापान में काफ़ी ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं और सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जापान में ही होता है। इस वजह से जो भी लड़कियां सुसाइड करने के लिए एग्री होती थी या जो चाहती थी कि वो सुसाइड करें, तो वो उन लड़कियों से कनेक्ट करता था और फिर उनको बहला फुसला कर इस एरिया में ले आता था। अब वो इस काम के लिए ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करता था। उसको इस काम के बदले में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिला करते थे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आगे इन लड़कियों के साथ जो मर्जी किया जाए। बट ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया और कुछ वक्त के बाद ही इस लड़के को अरेस्ट
कर लिया और इस लड़के को कोर्ट की तरफ से 14 मंथ की कैद सुनाई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये लड़का एक दिन भी जेल नहीं गया और ये लड़का कोर्ट से निकलते ही छूट गया। इसकी वजह ये थी कि जिन गैंग्स को लड़कियां सप्लाई करता था उनके काफी ज्यादा ताल्लुकात थे, उन्होंने इसको फौरन से ही छुड़वा लिया। अब जैसे ही ये जेल से बाहर आया और नाउ ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि अब वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो इस काम से बिल्कुल दूर हो जाएगा, तो इसलिए वो अब अपने डैड के पास चला गया कि वो अपने डैड के पास सुकून से रहेगा और वो इन कामों से बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। अब वो अपने डैड के पास पहुंचा और उसको शुरू से आखिर तक हर एक चीज बता दी, लेकिन उसका डैड उससे हर वक्त ही लड़ता रहता था। इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अब अपने कमरे में ही गुजारा करता था और वो अपने कमरे से बहुत कम ही बाहर निकलता था। अब मुसलसल कमरे में पड़े रहने की वजह से वो काफी ज्यादा बोर हो जाता। इस वजह से अब उसने सोचा कि क्यों ना दोबारा से सोशल मीडिया की तरफ मुड़ा जाए। उसने ट्विटर पर अपने एक न्यू अकाउंट बनाया हैंगिंग मैन के नाम से और उसने अपनी डीपी पर एक एनिमी कैरेक्टर बनाया हुआ था जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा कट्स। उसकी ये पोस्ट काफी ज्यादा लड़कियां देखा करती थी, वो लड़कियां जो खुद भी अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा तंग थी और वो सुसाइड करने के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी। अब इस लड़के के ट्वीट्स इनसे काफी ज्यादा रिलेट करते थे और ये फिर उस लड़के को मैसेज किया करते थे और हमेशा जब भी वो इन लड़कियों को रिप्लाई किया करता था तो हर लड़की को उसकी सिचुएशन के मुताबिक दिया। लाइक ये लड़की को कहता था कि आई वांट अ पर्सन टू डाई विद, और लड़कियां ये समझती थी कि ये लड़का भी उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी से तंग है और सुसाइड करना चाहता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सारा उस लड़के का बिछाया हुआ जाल कि जिसमें ये लड़कियां बड़ी ही आसानी से फंसती चली जा रही। He just wanting to use them। वो लड़की इस लड़के से अपनी तमाम प्रॉब्लम्स शेयर किया करती थी और काफी लड़कियां उससे ये भी कहती थी कि क्या वो अपनी ये प्रॉब्लम अपने किसी रिलेटिव या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर ले, तो ये लड़का हमेशा उनको मना ही किया करता था। ये कहता था कि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे रिलेटिव या कोई भी तुम्हारी सिचुएशन को नहीं समझ सकता जितना कि मैं समझता। इसी तरह एक दिन इस लड़के की बात हुई मिजो की न्यूलाई से। ये लड़की भी सुसाइड करने वाली, लेकिन इस लड़के ने उस लड़के को इस तरह से बहलाया फुसलाया कि वो इसको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा इसके साथ रहेगा, वो इसके बगैर मर जाएगा और इस तरह की बातें करके इसने उस लड़की को अपने पास बुला लिया। इसने सोचा कि वो उसके साथ अपने एक अपार्टमेंट में रहेगा, लेकिन अब मसला ये था कि उसके पास रहने के लिए अपार्टमेंट नहीं था और वो अपने डैड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो उसने अपने डैड से बात की कि उसको अपार्टमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता। तो उसका डैड ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा अब डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा और चलो अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए उसके डैड ने उसको अपार्टमेंट के लिए हाफ मनी प्रोवाइड कर, लेकिन अब प्रॉब्लम थी बाकी की हाफ मनी की, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं कमाता था, तो इसके पास तो 1 रुपया भी मौजूद नहीं। तो इसने किसी तरह से उस लड़की को कन्विंस किया और इस लड़की ने ही बाकी की हाफ मनी पे की और अब किसी तरह इन्होंने ये अपार्टमेंट खरीद लिया और अब ये दोनों इकट्ठे रहने लगे। लेकिन इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों बाद ही इस लड़के ने इस लड़की को भी मार दिया। नाउ 21 अक्टूबर, वो लड़की जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर और सोशल मीडिया पर वो हर वक्त ट्विटर पर ही लगी रहती थी और एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और अब वो लड़की कहीं भी नहीं मिल रही। तो एक दिन उसके भाई को याद आया कि उसकी बहन ट्विटर पर किसी से बात किया करती थी, तो उसने उसकी बहन का ट्विटर अकाउंट निकाला तो उसने देखा कि वो एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किया करता और वो बंदा ही हैंगिंग मैन के नाम से। अब उसने ये सारी बात जाकर पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। तो इसने अब अपनी गर्लफ्रेंड से इस चीज़ के बारे में बात की। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि वो अब इस लड़के को मैसेज करे और कहे कि वो इससे मिलना चाहती है। उसे यकीन था कि ये लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को ज़रूर रिप्लाई करेगा और हो सकता है कि उसका शक सही हो कि इसी लड़के ने उसकी बहन के साथ कुछ किया। अब इस लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसको मैसेज किया और कुछ ही देर के बाद उसका रिप्लाई आ गया। अब इस लड़की ने इस लड़के को मिलने का कहा और अगले ही दिन उनका प्लान बना कि वो किसी एक होटल में मिलेंगे और अगले दिन जब ये दोनों मिले पुलिस ने इस लड़के को वहीं से अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इसको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ शक की बिना पर अरेस्ट किया, लेकिन इसको पकड़ने के बाद जो चीजें सामने आई उसने सबके होश उड़ा कर रख दी। अब इस लड़के ने कन्फेस की
कि इसने इस लड़के की बहन और 7 और लड़कियों को मारा। अब पुलिस इस लड़के के घर पर पहुंची और उसके घर को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। अब पुलिस को उस घर में से एक बहुत बड़ा बॉक्स मिला। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें से उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिया। पुलिस को इस बॉक्स में इस लड़के की बहन का सर मिला और 7 और सर भी उसी के सर के साथ मौजूद। पोस्टमार्टम से मालूम पड़ा कि इन सब की एज 15 से 25 के दरमियान में। और जब इससे पूछा गया कि इसने इन सब क्यों मारा तो इसने बताया कि इसको लोगों को मारने में मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इस लड़के को कोर्ट में पहुंचाया गया और अब जज ने इसको फांसी की सजा सुनाई। लेकिन अभी तक ये लड़का जिंदा है और अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। जापान में होता कुछ यूं है कि जब वहां पर किसी को फांसी दी जाती तो उसको किसी फिक्स बेल फांसी नहीं दी जाती। हर रोज उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि आज उसको फांसी दी जाएगी। दैट इज वेरी क्रूर। और इसमें हर रोज इंसान का खून सूखता ही रहता है और हर रोज ये डर रहता है कि आज मुझे फांसी मिलेगी। तो ये था आज का केस। उम्मीद है हमारी ये एफर्ट आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।